हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 ऑन द लेबर कोड ऑन वेजेस 2019। फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके देखो, ठीक है। और एज़ यू नो कि यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करते हैं सो दैट कि आपको इजीली समझ आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं और कॉन्सेप्ट को किस तरह पढ़ना है, ठीक है। और ये जो वीडियोज़ है, ये जितने भी आपके नेट जेआरएफ एमपीए पीएसयू जीपीएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वो उनके लिए बेनिफिशियल है ये वाले वीडियोस। फाइन, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो में भी कि यहाँ पे देखने के बाद आपको कहीं पे भी और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है ना। ना कोई थ्योरी को, ना कोई वीडियोस को, कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो है वो याद करवा दी जाएगी, दिस इज़ माई गारंटी। वो किसी भी तरह मैं याद करवाऊँ, दिस इज़ माई हेडेक, तो वो ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट कि यहाँ पे जो भी कहा, मतलब जितना भी करवाया जाएगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, मतलब डिटेल तो होगा बट इतना ज़्यादा लाइक एक ही कॉन्सेप्ट को बहुत अंदर तक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उस तरीके से हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, ये वीडियोस जो है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो भी यहाँ पे मेंशन है। चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस थे, प्रीवियस क्वेश्चंस थे जो कि मैंने कल दिए थे। तो आज कुछ बच्चों ने डेफिनेटली आंसर्स दिए हैं, बट स्टिल देयर आर वेरी लेस नंबर्स, ठीक है, जो कि जिन्होंने अपने आंसर्स दिए हैं कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ यार, मतलब इतने मेहनत से एमसीक्यूज़ बनाते हैं आपके लिए, तो आपके लिए ही हैं ये, तो उनको कमेंट बॉक्स में आंसर्स करके लिखो, ठीक है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन था कि अनूप सत्पाठी कमेटी जो है वो रिकमेंडेड मिनिमम वेजेस शुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो कॉस्ट ऑन फूड बास्केट एंड द इसेंशियल नॉन फूड आइटम्स बोथ आर करेक्ट एक्चुअली, ठीक है। यह कल हमने पढ़ा था, तो आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस अंडर दिस सेक्शन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall primarily take into account the skills of the workers, geographical area और both। yes definitely it's correct। कल हमने पढ़ा था कि जो है वो appropriate government on the basis of the skills of the worker and on the basis of the geographical area, जो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस है, जो फ्लोर वेज है, ये जिसको हम नेशनल मिनिमम वेज बोलते हैं, उसको फिक्स कर सकती है या उसको फिक्स करना होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग कि द नंबर ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस मे एज फार एज पॉसिबल बी केप्ट एट मैक्सिमम बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये कीवर्ड थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे इट शुड बी मिनिमम, इट शुड बी केप्ट मिनिमम बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब देखो, एक ईजी मैं आपको एक थोड़ी सी और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दो ही तरह की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होंगी और एक होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। फाइन, अब आपको ये भी पता है कि जो लेबर है, जो लेबर है वो आपका कौन सी लिस्ट में आता है, वो आपका आता है कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। अब ये जो कंकरेंट लिस्ट में आएगा, तो मतलब कि इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। तो अब ये है कहानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज फिक्स किए, फॉर एग्जांपल नेशनल फ्लोर वेज उन्होंने फिक्स कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी लेबर के लिए जो है वो उन फ्लोर वेजेस को रिवाइज करके अपने स्टेट के लिए जो है फिक्स करेगी। तो उसमें जो वेरिएशंस है वो बहुत कम होनी चाहिए, जितनी कम हो उतनी जो है वो रहनी चाहिए, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। इसलिए इट इज़ यहाँ पे वो मिनिमम होनी चाहिए बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और आपको पता भी होगा कि इसी वजह से जो है इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी लेट हो रही है, क्योंकि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने जो कोड्स हैं उनको ड्राफ्ट नहीं किया है, कुछ स्टेट ने कर लिया है, कुछ ने नहीं किया है। सो स्टिल दिस इज़ द फैक्ट कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये है, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए ए, क्योंकि दूसरा तो गलत हो गया। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनिमम वेजेस रेट फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। चलो जी, so any minimum rate of wages fixed or revised may consist of all inclusive rate allowing for the basic rate, cost of living allowance and the cash value of concessions। yes definitely it is correct। ये तीनों ही चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of supplies of essential commodities at concession rate shall be computed by the respective employers। तो मैंने कल भी कहा था कि जो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कितना होगा आपका, या इस जो अपने कंसेशंस दिए उसकी वैल्यू क्या होगी, कैश वैल्यू, वो कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो अथॉरिटी अपॉइंट की होगी वो करेगी, ना कि एम्प्लॉयर करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए दैट इज ए ओनली। सॉरी, इनकरेक्ट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। The appropriate government by notification publishes its proposal specify a date not less than 3 months। अब मैंने कल भी कहा था कि इट शुड बी 2 months एक्चुअली, नॉट 3 months, ठीक है। 2 month का टाइम गवर्नमेंट को देना होगा अपनी नोटिफिकेशन को कंसीडर करने के लिए, ठीक है।
जो भी पब्लिक में उन्होंने नोटिफिकेशन दिया वो कम से कम 2 मंथ तक तो उनको टाइम देना है पब्लिक को कि वो अपने जो है वो सजेशंस दे सकें उसमें। दूसरा, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस एंड अनलेस सच नोटिफिकेशन अदरवाइज प्रोवाइड इट शैल केम इनटू द फोर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 months नॉट 2 months। ठीक है, अगर कोई डेट मेंशन नहीं की है तो जब उन्होंने वो नोटिफिकेशन रिवाइज्ड पेमेंट की निकाली है तो उसके 3 मंथ के बाद जो है वो फोर्स में आ जाएगी नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं और हमसे पूछा था करेक्ट, तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ऑप्शन इज डी। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू फिक्स फ्लोर वेज। ठीक है, इफ द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अर्लियर इज मोर देन द फ्लोर वेज then the appropriate government shall not reduce such minimum rates of wages fixed by it earlier। सही बात है, तो appropriate government जो है वो उन minimum wages को reduce नहीं कर सकती अगर वो पहले से ज़्यादा है, floor wage से ज़्यादा है तो। The central government shall before fixing the floor wage obtain the advice of the central advisory board and consult state government। अभी यहाँ पे आपको पूछा है correct statement। ठीक है, आपसे पूछा है correct statement और यहाँ पे बोल दिया है central government shall। मैंने कल भी कहा था कि 2 वर्ड होते हैं, एक shall और एक may, ये आपको मिलेंगे जो एक लॉज होते हैं वहाँ उनकी डेफिनेशन में। तो जो शैल है, शैल का मतलब होता है मैंडेटरी। ठीक है, कि वो करना ही पड़ेगा, और मे का मतलब है ऑप्शनल। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहानी क्या है, इन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा एडवाइस, किसका, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का। ठीक है, टू फिक्स फ्लोर वेज। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कब लेना पड़ता है, वो जो है वो देखो 2 कंडीशंस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस लेनी होती है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की जब वो नोटिफिकेशन, जो मेथड 2 है हमारा, नोटिफिकेशन के थ्रू रिवाइज कर रहा है पेमेंट्स को। नोटिफिकेशन निकाली, उसमें से वो रिकमेंडेशंस आई। ठीक है, उन रिकमेंडेशंस को पहले इम्प्लीमेंट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से रिकमेंडेशंस लेनी पड़ेगी। वो इस केस में आएगा शैल आपका, वो मैंडेटरी है। बट जब बात आती है यहाँ पे कि नेशनल फ्लोर वेज को फिक्स करना है तो उस केस में जो है वो उनका मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कमेटी ने उनको रिकमेंडेशन दी, उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि वो बोर्ड के पास जाएँ और उनसे जो है वो कंपल्सरी है कि वो उनसे परमिशन लें या रिकमेंडेशंस लें, तो वैसा नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से वहाँ जाके कल वीडियो में जाके देखना, वहाँ पे मैंने और अच्छे से बताया हुआ है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ ए ओनली। चलिए, तो आज का चैप्टर था पेमेंट ऑफ वेजेस, इसके बाद आएगा पेमेंट ऑफ बोनस एंड उसके बाद आएगा कुछ मिसलेनियस। ठीक है जी, चलो इसमें जो है वो सेक्शन 15 से सेक्शन 25 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 15 क्या बोलता है, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। तो किस तरह से आप पेमेंट जो वेजेस की पेमेंट है वो कर सकते हो, आइदर बाय करेंसी कॉइन, बाय करेंसी नोट्स, बाय चेक, सीधे बैंक अकाउंट में डाल सकते हो एम्प्लॉइज़ के, या फिर जो है वो बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड, किसी भी तरह से आप जो है वो कर सकते हो पेमेंट। बट यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट की जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अगर वो किसी इंडस्ट्री, स्पेसिफिक इंडस्ट्री को बोलती है कि आप जो है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री को उसने मेंशन किया है कि आप जो है अपने एम्प्लॉइज़ को जो वेजेस दोगे वो सिर्फ बाय चेक ही दोगे या फिर सीधे उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट ही कर सकते हो, इसके अलावा किसी और मेथड के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो जो है वो उस एम्प्लॉयर को उसी मोड में पेमेंट करनी होगी। शैल पे टू एवरी पर्सन इन ओनली इन आइदर इन चेक और बाय क्रेडिटिंग द वेजेस इन हिज बैंक अकाउंट। ठीक है, अनलेस अदरवाइज तो आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, करेंसी से, कॉइन से, है ना, करेंसी कॉइन से, नोट से, चेक से। ठीक है जी, बट अगर स्पेसिफाई कर दिया है तो फिर आपको जो है वो उसी मोड में पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, सेक्शन 16 दैट इज़ फिक्सेशन ऑफ वेजेस, वेज पीरियड। अब यहाँ पे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था फिक्सेशन ऑफ वेज रेट, इसमें हम पढ़ रहे हैं फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। तो देखो यहाँ पे जो वेज पीरियड है उसको फिक्स कौन करेगा, एम्प्लॉयर, जबकि जो वेज रेट है उसको फिक्स कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फ़र्क है दोनों में। ठीक है, तो एम्प्लॉयर शैल फिक्स द वेज पीरियड किस तरह से कर सकता है, डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर और मंथली बेसिस के ऊपर। तो ये जो यहाँ पे फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर भी जो है वो वेज पीरियड फिक्स कर सकता है। इसका वेज पीरियड का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मान लो उसने डेली बेसिस के ऊपर किसी एम्प्लॉय को रखा है तो वो डेली बेसिस के ऊपर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज़ द वेज पीरियड। समझ में आ गया। अगर 15 दिन के लिए किसी को रखा है तो 15 दिन के बाद जो है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो भी आगे देखेंगे हम, बट वेज पीरियड का मतलब ये है। ठीक है, और देयर मे बी डिफरेंट वेज पीरियड फॉर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। इससे पहले हमने वेज रेट में क्या पढ़ा था,
देयर कैन बी डिफरेंट रेट्स ऑफ मिनिमम वेजेस फॉर द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स, बट यहाँ पे डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए डिफरेंट वेज पीरियड हो सकते हैं। ठीक है जी। अब आता है आपके टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, तो ये एक तरह से वेज पीरियड ही हो गया। ठीक है, वेज पीरियड ही हो गया। तो अभी यहाँ पे देखो, बोलता है एम्प्लॉयर शैल पे टू द एम्प्लॉइज एंगेज्ड ऑन, जो एम्प्लॉयर ने डेली बेसिस के ऊपर रखे हैं उनको कब पेमेंट करनी है उनको, बोलने का मतलब यहाँ पे ये है सेक्शन 17 में। तो बोलता है कि एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, अगर वीकली बेसिस के ऊपर रखा है तो ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, दैट इज बिफोर द वीकली हॉलीडे। और अगर फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर रखा है, 15 दिन के लिए रखा है, तो बिफोर द एंड ऑफ द सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद जो सेकेंड डे होगा उस दिन से पहले उसको पेमेंट ऑफ मतलब उसको वेजेस की पेमेंट करनी है। और अगर मंथली बेसिस के ऊपर रखा है तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे, ये पहले की तरह ही है, ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, ये दिस इज द टाइम लिमिट। ठीक है, इसको याद रख लेना। उसके बाद आता है वेयर एन एम्प्लॉई हैज़ बीन रिमूव्ड, डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, या रिट्रेंच्ड और रिजाइंड फ्रॉम द सर्विस और बिकम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, तो उस केस में जो वेज है वो विद इन 2 वर्किंग डे जो है वो उस रिमूव्ड, डिसमिस्ड और रिट्रेंच्ड एम्प्लॉई को देनी होगी। समझ में आ गया? कोई एम्प्लॉई है वो रिमूव कर दिया आपने, उसको डिसमिस कर दिया आपने, उसको रिटेंच कर दिया आपने, उसने रेजिग्नेट कर दिया, तो उस केस में उसको जो वेजेस हैं वो उसके विद इन 2 वर्किंग डेज के अंदर जो है वो आपने उसको दे देनी है। दिस इज द थिंग। फाइन, समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। सबसेक्शन 3 में क्या बोलता है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन, मतलब इन दोनों सबसेक्शंस में कोई भी ऐसा प्रोविजन है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड एनी अदर लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। अगर उसको लगता है कि इट इज़ रीजनेबल, रीज़न है कुछ, तो वो जो है वो इसके अलावा भी कोई और जो है वो अदर टाइम लिमिट जो है फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस डिसाइड कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है जी। डेली बेसिस, वीकली बेसिस, फोर्टनाइटली बेसिस, मंथली बेसिस के अलावा भी अगर कुछ उसको लगता है कि कोई और भी एक टाइम लिमिट हो सकती है तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। ठीक है जी। एंड द लास्ट सब सेक्शन 4 इज कि नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल अफेक्ट एनी टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो इन सेक्शंस में जो भी है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, ठीक है, जो भी कुछ है प्रोविजंस हैं वो किसी, अगर मान लो दूसरे लॉ में कुछ और टाइम लिमिट लिखी है तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? इस कोड में सिंपल सी बात है यार, इस कोड में जो है वो जो भी इस कोड में जो भी कुछ टाइम लिमिट लिखी है, अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी कर रही है किसी अदर लॉ के साथ, अदर लॉ की टाइम लिमिट के साथ, ठीक है, अदर लॉ के टाइम लिमिट के साथ, तो वो इसको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं करेगी, मतलब इसकी प्रिवेल कर जाएगी, मतलब इसकी जो टाइम लिमिट में वो रहेगी, वो उस तरीके से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सेक्शन 18 डिडक्शंस विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस। तो बोलता है कि नो विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स देयर शैल बी नो डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय एक्सेप्ट दोज आर ऑथराइज्ड अंडर दिस कोड। अभी यहाँ पे देखो उल्टा है, यहाँ पे बोला है कि अगर किसी अदर लॉ में, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डिडक्शंस, अगर किसी अदर लॉ में ऐसी कोई डिडक्शंस लिखी हैं जो कि इस कोड में मेंशन नहीं है तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, किसी अदर लॉ में कुछ ऐसी डिडक्शंस लिखी हैं जो कि इस कोड में मेंशन नहीं है तो वो आप नहीं ले सकते, एक्सेप्ट दोज आर ऑथराइज्ड अंडर दिस कोड। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिडक्शंस इस कोड के अंदर मेंशन है सिर्फ आप वही डिडक्शंस कर सकते हो और कोई डिडक्शंस अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, या बाय जस्ट गिविंग द रेफरेंस कि हाँ उस कोड में, उस लॉ में ऐसा लिखा है, नहीं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल any payment made by an employee to the employer or his agent shall be deemed to be deduction from wages. Any loss of wages to the employee for good or sufficient cause resulting from, देखो, withholding of increment or promotion including the stoppage of the increment, reduction to a lower post or a time scale or suspension, इन तीनों ही केस में shall not be deemed to be a deduction from wages in a case। ठीक है, अगर मतलब कि ये जो तीनों कंडीशंस है ऊपर, इन प्रमोशन विदहोल्ड, प्रमोशन को विदहोल्ड कर लिया, या आपने जो है वो किसी को डिमोट कर दिया, या आपने सस्पेंड कर दिया, ठीक है, तो एनी लॉस ऑफ वेजेस जो होंगी इस केस में टू एन एम्प्लॉई, ठीक है, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस। ठीक है जी, ये आपने बोल दिया कि मैंने इसको डिमोट किया और इसलिए जो है वो मैंने इससे इसकी जो डिडक्शंस की, तो वो नहीं होगा। सिंपल सी बात, समझ में आ गया। अनटिल अनलेस
कि आप या जो एम्प्लॉयर है वो सेटिस्फाई कर देता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि दिस इज़ द रीज़न, इसलिए मैंने जो है वो ये डिडक्शंस की। बट दीज आर दी कंडीशन 3 जो कि डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ प्रमोशन, रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट और सस्पेंशन। सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हैं डिडक्शंस वो जिनके बेसिस के ऊपर आप डिडक्शंस कर सकते हो। ये जिन चीज़ों की आप डिडक्शन कर सकते हो, डिडक्शन विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस ओनली फॉर दी फॉलोइंग पर्पसेस, के लिए ही आप डिडक्शंस कर सकते हो। क्या क्या? फाइन इम्पोज्ड ऑन हिम, आपने कोई फ़ाइन लगाया तब आप वेज से जो है वो उसकी डिडक्ट कर लो फ़ाइन को। बंदा एब्सेंट था ड्यूटी से तो आप डिडक्ट कर लो। उसने कुछ डैमेज कर दिया गुड्स को, जो आपकी कंपनी है उसकी गुड्स को, बाय हिज नेग्लिजेंस और डिफ़ॉल्ट। ऐसा नहीं है कि गलती से हो गया, नहीं नहीं, उसके ना जानबूझ के, नेग्लेक्ट और डिफ़ॉल्ट। हाउस अकोमोडेशन उसको सप्लाइड है तो उस हाउस अकोमोडेशन जो सप्लाई है उसको, उसके लिए जो है वो डिडक्शन की जा सकती है वेजेस से। ठीक है। देन कुछ ऐसी एमिनिटीज़ और सर्विसेज जो कि उसको प्रोवाइड की जा रही हैं बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, बट वो जो डिडक्शंस हैं वो जो जितनी भी उसको एमिनिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उस अमाउंट से के इक्वल ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो कि 1,000 रुपये की सर्विसेज उसको दी जा रही हैं इन अ कैश वैल्यू, तो 1,000 की ही डिडक्शंस वेजेस से होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए वो ये है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लाउज द एक्सप्रेशन सर्विसेज does not include the supply of tools and raw material required for the purpose of employment। कि अगर उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ टूल्स चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए वो पैसे खर्च कर रहा है या उसके लिए उसको सर्विसेज दी जा रही हैं, तो वो उसकी वजह से डिडक्ट नहीं होगी कि भाई हमने ये तेरे को ये टूल दिया, ये इतने का है तो इसलिए हम इसको तेरे वजह से डिडक्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ, अगर मान लो आपने कुछ एडवांसेस दिए हैं, ठीक है, और वट एवर नेचर इंक्लूडिंग एडवांसेस फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वीनियंस अलाउंस, या आपने कुछ अदर वेलफेयर ऑफ लेबर के लिए फंड बनाया था, वहाँ से आपने कुछ लोन्स दिए हैं उसको, या आपने जो है वो लोन्स दिए हैं उसको फॉर हाउस बिल्डिंग और कुछ अदर पर्पसेस के लिए, मैरिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन मतलब चाइल्ड की एजुकेशन के लिए हो सकता है, तो इन केसेस के लिए भी आप जो है डिडक्शंस कर सकते हो। इसके अलावा डिडक्शंस ऑफ इनकम टैक्स और अदर स्टैट्यूटरी लेवाई, मतलब कि यहाँ पे इसको इस तरह समझो कि एक आपको पता होगा एक डिविडेंड टैक्स कटता था पहले। वो क्या होता था कि जो एम्प्लॉयर है वो जब अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देगा, ठीक है, तो उस सैलरी को देने से पहले ही वो उस डिविडेंड टैक्स जो है वो उसको काट के गवर्नमेंट को दे देता था, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जिसको भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टैक्स उसने काटा डिडक्शंस की, ये भी वो कर सकता है इनकम टैक्स और एनी अदर स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर। खैर अब तो ये डिडक्शन जो डिविडेंड टैक्स है वो गवर्नमेंट ने अभी बजट में रिमूव ही कर दिया है, बट ये कर सकता है मतलब इस तरह से डिडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, डिडक्शंस फॉर सब्सक्रिप्शन, तो मान लो उसने प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड या हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए जो है वो देना है, ठीक है, या सोशल सिक्योरिटी फंड, ठीक है, तो उस मतलब यही हो जाएंगी सारी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए उसने कॉन्ट्रीब्यूशंस देनी है तो वो उसकी वजह से डिडक्शंस कर सकता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज सब्जेक्ट टू दी सच कंडीशंस एज दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इम्पोज। ठीक है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि आपको इतनी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ हिस्सा देना है तो वो देना है, उसके लिए डिडक्शंस कर सकता है। देन रिटर्न ऑथराइजेशन, डिडक्शंस मेड विद रिटर्न ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द पेमेंट ऑफ फीस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मेंबरशिप ऑफ द ट्रेड यूनियन। ठीक है, कि वो ट्रेड यूनियन का किसी का हिस्सा है, मतलब दिस इज़ द थिंग कि यहाँ पे उसकी रिटर्न ऑथराइजेशन चाहिए एम्प्लॉय की, कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से बोल दो कि इस ट्रेड यूनियन के लिए मैं आपकी डिडक्शंस कर रहा हूँ। नहीं, उस एम्प्लॉय की भी तो मर्जी होनी चाहिए कि मुझे इस यूनियन में मेंबर बनना है या नहीं। ओके फाइन, ओके। सो डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ लॉस, अगर आपने एम्प्लॉय ने कर दिया, मतलब एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा काम किया जो कि लॉस हुआ किसको, गवर्नमेंट को, जैसे कि आपने ओके, सो रिकवरी ऑफ लॉसेस सस्टेन्ड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द काउंटरफीट बेस कॉइन्स मल्टीलेटेड और फोर्स्ड करेंसी नोट्स। मतलब कोई फॉर एग्जांपल कोई बंदा बैठा है काउंटर पे, उसने गलत नोट ले लिए या उसने काउंटरफीट करेंसी ले ली, उस केस में भी जो लॉस हुआ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को, वो जो है वो उसके लिए डिडक्शंस कर सकता है एम्प्लॉय की वेज से। ठीक है, इसके अलावा वही फिर से आ गया कि ही इज़ मतलब वही आ गया कि जो डिडक्शंस है फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस सस्टेन्ड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ फेलुअर
ऑफ द इम्प्लाई टू इनवाइस, टू बिल, टू कलेक्ट और टू अकाउंट फॉर द अप्रोप्रिएट चार्जेस। मतलब कि वो इनवाइस बिल कलेक्ट करने में फेल रहा तो वो लॉस हुआ किसको, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उस केस में भी डिडक्शंस कर सकते हैं। इसके बाद डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस, रिवेट और रिफंड इनकरेक्टली ग्रांटेड बाय द एम्प्लॉय। मतलब पहले वाले केस में आपने जो अप्रोप्रिएट चार्जेस लगे थे किसी मतलब इंडिविजुअल के ऊपर वो आपने नहीं लिए, उसका बिल नहीं लिया, उसका इनवाइस नहीं लिया, और दूसरे केस में आपने उल्टा उसको गलत रिफंड्स कर दिए, एक्स्ट्रा रिफंड कर दिए, तब भी जो लॉस हुआ वो जो है उसकी वेजेस से डिडक्ट हो सकता है। इसके अलावा पीएम नेशनल रिलीफ फंड में जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए भी डिडक्ट की जा सकती है वेजेस से पेमेंट, बट उसके लिए रिटर्न ऑथराइजेशन चाहिए ऑफ द एम्प्लॉय। उसकी मर्जी है, उसको करना है इस फंड में कंट्रीब्यूट तो वो करेगा, नहीं करेगा तो तब नहीं कर सकते आप। ठीक है। नाउ डिडक्शंस विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस। अब यहाँ पे हमने डिडक्शंस देख ली सारी। अब चलते हैं यहाँ पे कि कितनी कर सकते हो आप। तो बोलता है कि एम्प्लॉइज की जो डिडक्शंस है उसका जो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ सच वेजेस। उसकी जो वेजेस है उसके 50% से ज़्यादा जो है वो डिडक्शंस नहीं कर सकते आप। ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड, ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। चाहे इस कोड में चाहे किसी अदर लॉ में कंबाइन करके भी आप देख लो, तब भी जो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये आपको कीवर्ड यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एग्जाम के लिए दैट इज़ 50% से इक्वल या कम ही रहेगा। ठीक है जी। दूसरा, वेयर द टोटल डिडक्शंस ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 2 एक्सीड्स 50%, जहाँ पे एक्सीड कर जाएगा, देन द एक्सेस मे बी रिकवर्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है। और तीसरा कि वेयर एनी डिडक्शन इज मेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर द सेक्शन बट नॉट डिपॉजिटेड। देखो मैं इसको वैसे बता देता हूँ आपको कि अगर मान लो एम्प्लॉयर ने डिडक्शंस कर ली, ठीक है, उसने पीएफ काट लिया, पीएफ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उसकी वेजेस से काट लिया, बट उसने उसको डिपॉजिट नहीं करवाया, तो उस केस में मान लो फिर एम्प्लॉय जाता है अपना पीएफ निकलवाने के लिए, और अगर उसने वो सबमिट नहीं किया होगा तो उस केस में एम्प्लॉय शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डिफॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। तो उस केस में उस एम्प्लॉयर को भरना पड़ेगा और फिर एम्प्लॉय को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए जी, अब कुछ बात करते हैं फाइन्स की। तो फाइन्स में बोला है कि आप फाइन तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें आप कुछ है नहीं ज़्यादा, मतलब कि क्वेश्चन बन जाए इसमें से, बाकी देखेंगे हम कि नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एन एम्प्लॉय अंटिल सच एम्प्लॉय हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर शोइंग काउज अगेंस्ट द फाइन और अदरवाइज। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद चलते हैं फाइन्स। अब फाइन में भी बोला है कि जो आपके, जैसे हमने डिडक्शन फ्रॉम वेजेस किया तो वो तो था 50%, बट ये जो फाइन है इसका जो टोटल अमाउंट ऑफ फाइन है शुड नॉट एक्सीड एन अमाउंट इक्वल टू 3% ऑफ द वेजेस इन 1 पेज पीरियड। ठीक है, तो 3% से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एन एम्प्लॉय हु इज़ अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल से कोई छोटा एम्प्लॉय है तो आप उसके ऊपर फाइन बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। डिडक्शंस कर सकते हो, फाइन नहीं लगा सकते। ठीक है। नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉय शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट्स और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज इम्पोज्ड। आज आपने लगाया फाइन, अब आप बोलो कि मैं उसको 3 महीने बाद आपको समझ में आया कि अच्छा ठीक है इसके ऊपर इससे फ़ाइन लेना है, तो वो आप नहीं कर सकते। 90 डेज़ के अंदर अंदर आप जो है वो उससे फ़ाइन रिकवर कर सकते हो। ठीक है। अब चलते हैं, एवरी फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन द डे ऑफ द एक्ट ऑफ द ओमिशन। जिस दिन उसने कोई एक्ट, ऐसा एक्ट किया, उसने कुछ ऐसी गलती की, उसी दिन उसके ऊपर फ़ाइन लगाओ। आज गलती की, 1 हफ्ते बाद आप बोलोगे अब मैं फ़ाइन लगाने जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ़ाइन्स ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होते हैं ना कि इस गलती के इतना फ़ाइन, इस गलती के इतना फ़ाइन है, तो आपको उसी दिन फ़ाइन लगाना है। और ये जितना भी फाइन्स हैं वगैरह वगैरह, ये जितना भी रिकवरीज हैं वो सब एक रजिस्टर में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन 20 डिडक्शंस फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अब ये जो कुछ है ना, ये अभी हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर आप ड्यूटी से एब्सेंट हो तो आपको जो है वो डिडक्शंस की जा सकती हैं आपकी वेजेस से। बट इसमें कुछ छोटी छोटी मतलब चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ देखनी चाहिए। सेक्शन 20 में बोला है कि आप जो है वो तभी डिडक्शंस कर सकते हो जब जो वो बंदा है वो एब्सेंट है फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क।
जहाँ पे उसको एज अ कंडीशन ऑफ टर्म ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, आपको अभी क्लरिकल ऑफिस में होना चाहिए, बट अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो आप एब्सेंट माने जाओगे। ठीक है, ठीक है जी। और दूसरा कि द अमाउंट ऑफ सच डिडक्शन जो होगा किसी भी केस में लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ दैट एब्सेंट पीरियड नहीं होना चाहिए। बोलने का मतलब है कि वो एब्सेंट रहा 1 घंटे के लिए और एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं तेरे पूरे दिन की सैलरी काट दूंगा, तो मतलब ये नहीं होगा, इट इज़ डिसप्रपोर्शनेट। सो आपकी जो डिडक्शंस हैं, इट शुड नॉट बी लार्जर देन द पीरियड फॉर विच यू आर एब्सेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो वो एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। 1 घंटे के लिए एब्सेंट रहा, ठीक है, 400 रुपये सैलरी देते हो, 300 दे दो, 350 दे दो, जितना भी बनता है प्रोपोर्शन में। ठीक है, नाउ अगर मान लो कि 10 या 10 से ज़्यादा पर्सनस एम्प्लॉइज एब्सेंट होते हैं विदाउट गिविंग एनी नोटिस और रीज़न, ठीक है, तो उस केस में जो डिडक्शंस हैं उनसे वो नॉट एक्सीडिंग हिज वेजेस फॉर 8 डेज, तो मतलब उनकी जो डिडक्शंस है वो लगभग 8 दिन की सैलरी आप जो है उस उनके वेजेस से डिडक्ट कर सकते हो। अगर 10 या 10 से ज़्यादा बंदे एब्सेंट रहते हैं विदाउट गिविंग एनी नोटिस एंड विदाउट एनी रीजनेबल काउज। ठीक है, तो इसका आप समझना हो तो इसको इस तरह समझ सकते हो कि अगर मान लो कोई वर्कर्स हैं जो कि काम करने से मना कर देते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न हो सकता है कि उनकी कुछ डिमांड्स जो कि फुलफिल नहीं हो रही हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। स्टे इन स्ट्राइक, स्टे इन स्ट्राइक का मतलब है कि वो वहीं पे हैं काम की जगह पे, बट वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जो उनकी सैलरीज है वो जो अमाउंट है, सच अमाउंट जो है वो नॉट एक्सीड देयर वेजेस फॉर 8 डेज। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। डिडक्शंस फॉर डैमेज और लॉस, जैसे कि हमने पढ़ा अभी, अगर डैमेज कर दोगे, लॉस कर दोगे, तब भी डिडक्शंस कर सकते हैं। ये जो हमने अभी डिडक्शंस पढ़ी उन्हीं का ही थोड़ा सा एक मतलब लार्जर थोड़ा सा हम व्यू देख रहे हैं इनका। ठीक है, अब इसमें भी सिंपल वही कहा है कि आपकी जो डिडक्शंस हैं वो अमाउंट ऑफ डैमेज और लॉस जो है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनको आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आप अपनी बात भी रखो एम्प्लॉई को कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, और उसको जो है वो रजिस्टर में रिकॉर्ड करो। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी कहानी है नहीं। सर्विसेज रेंडर्ड, ये भी सिंपल है कि जो भी आपने सर्विसेज दी, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे कि अगर मान लो जो आपने फॉर एग्जांपल हाउस अकोमोडेशन की सर्विसेज आपने दी, तो उस हाउस अकोमोडेशन सर्विसेज के लिए आप तभी डिडक्शंस कर सकते हो अगर वो जो हाउस अकोमोडेशन सर्विसेज हैं वो उस एम्प्लॉई ने एज ए टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसको एक्सेप्ट किया है। आप अपनी मर्जी से बोल दो कि मैं तेरे को हाउस दे रहा हूँ और उसके बाद उसकी वेजेस से डिडक्ट कर लो, नहीं, तो वैसा नहीं होगा। जब टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी, जब सैलरी डिसाइड होगी, सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, तो उसमें लिखा होगा कि जो हाउस अकोमोडेशंस है उसके लिए आपकी इतनी वेजेस में से डिडक्शंस होंगी, तब तो वो एक्सेप्टेबल है। बट अगर वहाँ पे वैसा कुछ नहीं लिखा है और उसके बाद उसको हाउस अकोमोडेशंस दी जा रही हैं और उसकी वेजेस से डिडक्ट किया जा रहा है, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो उस केस में डिडक्शन नहीं कर सकते। सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस, कि जो भी एडवांसेस दिए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे बोला है कि अगर बिफोर द एम्प्लॉयमेंट कुछ एडवांसेस दिए हैं टू द एम्प्लॉय, तो वो उसकी फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस से डिडक्ट किए जा सकते हैं। बट इसमें भी एक कंडीशन है, बट नो रिकवरी शैल बी मेड ऑफ सच एडवांसेस गिवन फॉर ट्रैवलिंग अलाउंसेस और एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में जितने भी आपने अलाउंसेस दिए हैं, एडवांसेस दिए हैं, वो आप रिकवर नहीं कर सकते फर्स्ट पेमेंट से। ठीक है, दूसरा अगेन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट अगर आपने कुछ दिए हैं तो वो जो भी कंडीशंस वहाँ पे मेंशन होगी उनके बेस के ऊपर आप रिकवरी कर सकते हो। और इसी तरह एम्प्लॉइज और आपने दिए हैं बट अभी तक एम्प्लॉई ने उनको अर्न नहीं किया है, तो उसके लिए भी जो है कुछ जो भी कंडीशन मेंशन होगी तो उस हिसाब से आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि जो रिकवरी ऑफ एडवांसेस है, अगर आपने बिफोर द एम्प्लॉयमेंट दी हैं तो आप उनको फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस से रिकवर कर सकते हो। द आंसर इज ट्रू। बट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए अगर आपने एडवांसेस दिए हैं तो वो आप वहाँ से रिकवर नहीं कर सकते। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, एंड द लास्ट स्लाइड इज डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स, दैट इज एक्सटेंड टू विच सच लोन्स मे बी ग्रांटेड। अब जो लोन्स हैं आपके जो ग्रांट किए गए हैं
वो भी कितना टाइम के लिए आप ग्रांट कर सकते हो। एक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने लोन लिया है एम्प्लॉयर से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो कितना टाइम के लिए लोन ले सकता है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन ले सकता है, वो सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड होगा। उसी हिसाब से उसको वो चीज़ मतलब उससे डिडक्ट कर सकता है वेजेस से, कि अगर मान लो वो 5 साल का टाइम पीरियड दिया था, पूरे हो गए 5 साल, उसके बाद आगे टाइम बढ़ गया, तब डिडक्शंस कर सकता है। बट वो सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, उसके बेस के ऊपर डिडक्शंस होंगी। ठीक है, कि मान लो 10 साल बाद करेगा तो मतलब 10% एक्स्ट्रा लगेगा इस हिसाब से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, पेमेंट ऑफ वेजेस का, पेमेंट ऑफ वेजेस का जो अभी चैप्टर कर रहे हैं हम, will not apply to government establishments. That is, the provision of this chapter shall not apply to the government establishments unless the appropriate government by notification applies such provisions. तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब जब ये हमारे जितने भी एक्ट्स जो है वो जब कंप्लीट हो जाएंगे, तब वहाँ से जो है वो हम MCQs बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ओके कंपैरेटिव स्टडी से किस तरह हम इनको याद रख सकते हैं। तो मतलब आप टेंशन मत लो, आपका काम कुछ नहीं है, आप सिंपल आराम से देखो, इनको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं किस तरह भी करवाऊँ, वो दिस इज़ माई हेडेक। ठीक है, तो ये तो हो गए आज के कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस। और कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर ट्राई करो विद रिस्पेक्ट टू द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस एंड फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इनको आप खुद ट्राई करो क्वेश्चंस को। मैं अभी यहाँ पे आई थिंक सो टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो मैं तो रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे इनको। आप ऑप्शंस देखो और इनके आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, फिर जैसे ही हमारा ये जैसे फॉर एग्जांपल कोड ऑन वेजेस खत्म हो जाता है, इसके बाद जो है वो हम इस पर्टिकुलर कोड के ऊपर लगभग 40 से 50 MCQs करेंगे, सो दैट कि हर एक तरीके का जो MCQ जो कि इससे बन सकता है वो उसमें कवर हो जाए सारा, और उससे ही आपको वो फिर वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ MCQs हैं, इनको देखो और इनके आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखो, और सभी लिखो, है ना, जितने भी वीडियोज़ देखते हैं कोशिश करो, बिकॉज तभी फ़ायदा है उस चीज़ को करने का। सो गाइस, थैंक यू सो मच। तो ये था आज के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पेमेंट ऑफ बोनस के साथ। थैंक यू सो मच।